तो अभी तक हमने बात की कैसे राणा सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात को जीतकर अपना दिग्विजय अभियान पूर्ण किया और यहाँ पर एक सशक्त शासक के रूप में राणा सांगा उभर कर आए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे राणा सांगा और बाबर के बीच हुए खानवा के युद्ध की, उसकी बारीकियों की और कौन सी चूक यहाँ राणा सांगा से हुई जिससे पलड़ा भारी हो गया बाबर का। और अंत में बात करेंगे हम यहाँ बाबर ने कैसे विष देकर राणा सांगा की हत्या करवाई। तो वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर बाबर दिल्ली को जीतकर आगरा पहुंचता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि दिल्ली को जब बाबर ने जीता और फिर राणा सांगा से जो युद्ध हुआ, इसके बीच में 1 साल का अंतर है। इस 1 साल में बाबर ने क्या किया? इसी 1 साल में बाबर ने इतनी ताकत जुटा ली कि राणा सांगा को चुनौती दे सके। क्या किया इसने? यहाँ आगरा पहुंचकर इसने अपने सैन्य अभियान भेजना शुरू कर दिया। कालपी, इटावा, ग्वालियर, धौलपुर, इस सबको अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। कन्नौज की तरफ हुमायूं को भेजता है और यहाँ पर कुछ झूठ भी लिखता है बाबर। क्या लिखता है कि कन्नौज की तरफ उसने हुमायूं को भेजा था और वहां पर बीच में अफगान 40,000 अफगान शिविर लगाए हुए थे, क्योंकि अफगान मुगलों को आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अफगान समझते थे अब ये देश हमारा हो गया तो मुगल आएंगे हमसे लूटेंगे। तो यहाँ पर अफगान मुगलों के विरुद्ध थे, लेकिन हुमायूं का आना सुनकर वे भाग गए। ये एक बात लिखी है, झूठ क्या है इसमें। दूसरी बात यहाँ पर जो बाबर लिखता है वो लिखता है कि पानीपत के युद्ध में उसकी जो सैन्य संख्या थी वो कुल 12,000 थी और 12,000 में से भी आधे तो उसके बावर्ची, खानसामा और कुली थे। तो अगर उसके पास 6,000 सैनिक थे लड़ने वाले, तो हुमायूं के साथ फिर कितने भेजे, जिसको देखकर 40,000 की सेना भाग गई। तो यहाँ पर बाबर बहुत सारे झूठ लिखता है। वो आगे की सोच कर लिखता है कि वो अगर उसके वंशज पढ़ेंगे कि अरे यार 6,000 सैनिक लेकर भारत को जीत लिया, ये तो बड़ी ऊंची बात है, तो एक हिम्मत आएगी। और यहाँ पर राणा सांगा की संख्या लिखता है, सैन्य संख्या 2,22,000। राणा सांगा के पास इतनी सेना है और अपने पास 6,000 सैनिक लड़ने वाले। तो ये एक बाबर झूठ लिखना जानता था। तो यहाँ पर बाबर पूरी तैयारी में जुट रहा है, नई नई तोपें ढाल रहा है आगरा में, बड़ी भयंकर तोपें बना रहा है। एक तो तोप ऐसी थी जो 1600 कदम तक मार करती थी, करीब 1.25 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर बाबर हर तरीके से तत्पर हो रहा है बड़े युद्ध के लिए, क्योंकि उसको पता है भारत की जीत दिल्ली को जीतकर नहीं हुई, बल्कि मेवाड़ को जीतकर, राणा सांगा को जीतकर होगी। तो यहाँ पर तैयारी कर रहा है। राणा सांगा क्या कर रहे हैं वहाँ? राणा सांगा देख रहे हैं कि बाबर सारी तैयारी कर रहा है। बाबर कब लौटे काबुल, क्योंकि उसके पूर्वज यही करते आए थे कि लूटते थे देश को और लौट जाते। तो राणा सांगा देख रहे हैं कि लूट रहा है, लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाबर की नीयत फिर गई। बाबर ने देखा इतना समृद्ध देश, इसको छोड़कर क्यों नहीं जाना, यहाँ पर तो भैया चांदी है, सोना ही सोना है, भूखे नंगे देश में क्यों ही लौटना। तो यहाँ पर बाबर एक शासन व्यवस्था स्थापित करता जा रहा है। इसी में उसने बयाना पर अधिकार कर लिया। बस क्या था, बयाना सीमा में आता था राणा सांगा की, राणा सांगा का सब्र का बाग टूट गया। राणा सांगा अपनी सेना को लेकर दौड़ पड़े बाबर की ओर और यहाँ पर बयाना में युद्ध होता है मुगल सेना से। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, इसमें रौन दिया मुगल सेना को और बयाना पर अधिकार कर लिया राणा सांगा ने। तो ये पहली हार हुई बाबर की यहाँ बयाना में। 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध लड़ा गया। उसके 1 महीने बाद खानवा का युद्ध हुआ है। यहीं पर इतिहासकार लिखते हैं कि राणा सांगा फिर चूक गए। एक तो पहले बहुत समय दे दिया, 8-10 महीने दे चुके हैं, यहाँ पर और चूक गए कि 1 महीना और दे दिया बाबर को। और बाबर जहाँ पर पीछे भाग रहा है तभी उस पर आक्रमण कर देते तो यहाँ पर सहज मुगलों पर विजय हो जाती राणा सांगा की। और बाबर ने पहले अपनी तोपें भिजवाई हैं सीकरी में, खानवा के मैदान से पहले वो अपनी तोपें भिजवा रहा है। अगर तोपों पर आक्रमण कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध की जो सारा युद्ध हुआ उसकी टोह नहीं ली, अपने गुप्तचरों से वहां की नीति पता नहीं करी कि वो कैसे बाबर जीत गया लोधी से। अगर पता कर लेते कि ये तोपें इतनी भयानक है तो वहां तोपों को वो पहुंचने ही नहीं देते थे। लेकिन राणा सांगा यहाँ पर शिथिल हो गए, विश्राम में है। हाँ, बाबर भयभीत जरूर था राणा सांगा से। बाबर की सेना तो इतनी भयभीत हो गई थी कि बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि उसके जो सैनिक थे, सेनापति, पहले आकर युद्ध से पहले आकर जागीरें मांगते थे कि अगर हम जीत जाएंगे युद्ध तो आप हमें ये जागीर देना। लेकिन अब राणा सांगा से युद्ध से पहले कोई नहीं आ रहा, सब कप रहे हैं। बाबर भी भयभीत है। इसी भय ने बाबर को अति सावधान बनाया है। बाबर कितना भयभीत है, बाबर नामा में लिखता है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता है। वो कहता है कि सुबह सुबह वो टहलने जा रहा है, फिर लौट के आया, उसको ख्याल आया कि यार बड़ा पाप कर रहे हैं जीवन में। क्या पाप कर रहे हैं? शराब पीते हैं। अब शराब नहीं पिएंगे, उसने सारे बर्तन ला के तुड़वा दिए। ये बाबर लिखता है कि मैंने मौत को मुंह में देख लिया था, लेकिन वो ये नहीं लिखता कि मौत किससे होने वाली थी। तो बाबर भी भयभीत है, बाबर की सेना भी भयभीत है। यहाँ पर फिर सैनिकों को यहाँ उपदेश करता है
जिहाद का उपदेश करते, वो सब लिखा है बाबर ने। बाबर यहाँ पर धर्म की दुहाई देता है कि भैया लड़ेंगे मरेंगे तो जिहादी कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे, और जीत गए तो गाजी की उपाधि धारण करें। और यही धर्म की दुहाई बाबर के लिए ताकत बन गई। लेकिन सेनापति चतुर है बाबर के सेनापति बोले कि आप तो धर्म की बात करो ही मत, आप सर पे कुरान रखते हो, हाथ में प्याला रखते हो शराब का, उठते 2 पैक चाहिए, रात को सोने के लिए चाहिए, आपको नींद नहीं आती। यहाँ पर बाबर ने घोषणा भी कर रखी थी अगर वो युद्ध जीत जाएगा राणा सांगा से तो वो एक तालाब, एक वो था कुंड था, उसको पूरा भरवा देगा शराब से अपने सैनिकों के लिए, खूब पीना चकाचक। लेकिन यहाँ पर बाबर समझ चुका है सैनिक डिमोटिवेट हो रहे थे, सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसने शराब छोड़ने का यहाँ पर ऐलान कर दिया, मैं शराब छोड़ता हूँ। सारे बर्तन उसने ला के तोड़ दिए। तो यहाँ पर लिखता तो दूसरा कारण है, लेकिन सेना को मोटिवेट करने के लिए उसने सारे बर्तन तोड़े थे। दाढ़ी रखने की उसने कसम खा ली कि मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, मैं पक्का मुसलमान हो जाऊंगा। और यहाँ पर सेनापति बोले कि आप मुस्लिम व्यापारियों से तमगा लेते हो, कर लेते हो, बोले ये भी छोड़ दूंगा। तो सारी तरीके से यहाँ पर धार्मिक हो गया बाबर और जिहाद का नारा दिया अपने युद्ध को। बाबर यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता था, लेकिन बाबर ने फायदा उठाया इसका अपने काम के लिए। साइकोलॉजी बड़ी जरूरी है, आप भी इसका अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बुक है इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, बड़ी ही अद्भुत बुक है। इसकी बुक समरी आपको कुकू एफएम पर उपलब्ध होगी। इस बुक में आपको समझ में आएगा कि कैसे आप कुछ एक चीज करके सामने वाले पर अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तो इस बुक को आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि कुकू एफएम पर न्यू ईयर सेल चल रही, जो कि 1 जनवरी तक वैलिड है। इस सेल में आपको मिल रहा है 60% का डिस्काउंट, जहां आपको मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए केवल देने होंगे 39। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें और कुकू एफएम पर इन सभी ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। अब यहाँ खानवा के मैदान में राणा सांगा और बाबर उपस्थित होते हैं अपनी अपनी सेना को लेकर। राणा सांगा के साथ उस समय के 7 बड़े राजा थे, 9 राव थे और 104 रावल रावत श्रेणी के सेना नायक थे। इन सबके नाम मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। और वहां पर बाबर की जो सेना थी वो भी 60 से 70 हजार के बीच है। यहाँ पर अब 17 मार्च 1527 की सुबह खानवा के मैदान में 9:30 बजे करीब युद्ध का प्रारंभ होता है। इतिहासकार लिखते हैं कि युद्ध की जो पहली चोट की वो यहाँ मेवाड़ी वीरों ने की। यहाँ पर राणा सांगा दौड़ पड़े अपनी सेना को लेकर, बाबर पर टूट पड़े, बड़ा भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। बाबर ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए, यहाँ तोपें आग उगलने लगी और आग से भी ज्यादा उनकी जो गर्जना थी वो भयभीत करने लगी यहाँ हाथियों को और घोड़ों को, क्योंकि उससे पहले उन्होंने ये सुनी नहीं थी। तो यहाँ पर घोड़े किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, यहाँ हाथी आपस अपनी सेना को यहाँ रौंदने लगे। तो इस तरीके से जो राणा सांगा की सेना थी उसमें ही विभ्रम पड़ गया, वे ही आपस में जूझने लगे। यहाँ पर अब जो मेवाड़ी वीर थे उन्होंने एक उपाय निकाला, उन्होंने अपने सर जाकर लगा दिए तोपों में। तोप चल रही है, उन्होंने अपने सर लगा दिए, तो इससे थोड़ी सी तोपें निष्क्रिय होने लगी। लेकिन युद्ध अपनी भयानकता में पहुंच गया। यहाँ पर बाबर के पास एक तुलगमा पद्धति थी कि वो सेना को पीछे से जाकर घेरता था, 4 हिस्से में बांटता था। उज्बेकों से इसने ये पद्धति सीखी थी। तो पीछे से वार करना ये हिंदुस्तानियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक अकल्पनीय था। वे लड़ना जानते थे, सामने से लड़ो, वीरगति या तो तुम पाओगे या हम पाएंगे, दोनों ही श्रेष्ठ करें, लेकिन पीठ पीछे वार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राणा सांगा अपनी पद्धति से लड़ रहे हैं, लेकिन बाबर धूर्त चालाक व्यक्ति है, वो अपनी पद्धति से लड़ रहा है। और इसने यहाँ पर तीरंदाज भी तैयार कर रखे हैं जो यहाँ राणा सांगा को घायल कर सके, क्योंकि राणा सांगा हाथी पर बैठकर है, बाबर सबसे पीछे अपनी सेना में, लेकिन राणा सांगा बीच में है अपनी सेना के साथ। तो यहाँ पर जो तीरंदाज थे बाबर के वो कामयाब हो जाते हैं और राणा सांगा यहाँ पर घायल हो जाते हैं। बाबर लिखता है कि 1 घंटे तक काफिरों की सेना विभ्रम में पड़ी रही। थोड़ा युद्ध यहाँ पर शिथिल पड़ जाता है 1 घंटे के लिए। सेना में एक अफवाह फैल जाती है कि राणा सांगा अब नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर जो सेनापति हैं बड़ी द्रुत गति से राणा सांगा की जगह झाला अज्जा को राणा सांगा बनाकर बिठा देते हैं हाथी पर, कि सेना को लगे कि हाँ राणा सांगा भी है, क्योंकि राजा रहेगा तो सेना का मनोबल बढ़ा रहेगा। तो झाला अज्जा यहाँ पर राणा सांगा बनकर बैठते हैं, फिर युद्ध प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ पर युद्ध पहली चोट में मेवाड़ी वीर आगे रहे, लेकिन फिर जब बाबर ने अपने तोपों के मुंह खोले तो अपनी ही सेना आपस में उलझ गई, एक भीड़ बनकर रह गई। लेकिन यहाँ पर बाबर धीरे धीरे करके भारी पड़ चुका था। संध्या तक, सूर्यास्त तक ये युद्ध चला और इसमें असंख्य वीर वीरगति को प्राप्त कर गए। मुगलों का हालांकि बाबर की सेना का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, अच्छे खासे उसके भी सैनिक यहाँ पर मारे जाते हैं। राणा सांगा को बाहर निकाल कर ले गए। राणा सांगा जब होश में आए तो होश में आते उन्होंने अपने जो सेनापति थे, मंत्री सामंत थे, उनको बधाई दी कि हम युद्ध जीत गए। लेकिन यहाँ पर मंत्री सामंत नीचे मुंह लटकाए खड़े, उन्होंने बताया कि महाराज हम जीते नहीं, हम हार गए। तो यहाँ पर राणा सांगा बड़े नाराज होते हैं। राणा सांगा यहाँ पर अब प्रतिज्ञा लेते हैं
क्योंकि उनके मंत्री सामंत कहते हैं अब हम ये युद्ध हार गए तो हमें चित्तौड़ लौटना चाहिए, लेकिन राणा सांगा यहाँ पर लौटने से मना कर देते हैं कि मैं लौटूंगा नहीं, और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं बाबर को मौत के घाट नहीं उतार देता, और तब तक मैं पगड़ी भी धारण नहीं करूँ। तो यहाँ पर राणा सांगा पगड़ी भी धारण नहीं करते और वहीं रहते हैं। इसीलिए जो हमारे इतिहासकार हैं ये सभी कहते हैं कि खानवा का युद्ध राणा सांगा हारे ही नहीं थे, इसी वजह से कि राणा सांगा वहीं रहे, छाती पर रहे बाबर की। रणथंभौर में रहते हैं, रणथंभौर कितना दूर है बयाना से, खानवा के मैदान से कितना दूर है, लेकिन बाबर की हिम्मत नहीं हुई कि अब रणथंभौर पर आक्रमण कर सके। 1 साल तक रहे राणा सांगा, बाबर कभी भी उधर नहीं जाता। ये चीज हमें नहीं पढ़ाई जाती। खानवा का युद्ध हार गए ये पढ़ाया जाता, लेकिन खानवा के युद्ध निर्णायक नहीं था। राणा सांगा उस युद्ध में जरूर पीछे हटे, एक झटका था, लेकिन निर्णायक नहीं था। निर्णायक कब हुआ खानवा का युद्ध? जब राणा सांगा को जहर दे दिया। राणा सांगा की मृत्यु अगर नहीं होती तो हम खानवा के युद्ध को भूल चुके होते। हमें युद्ध याद रहता पर काल्पी का, जहां पर राणा सांगा लड़ने जा रहे थे बाबर से। बाबर क्या कर रहा है? बाबर 1 साल तक बाबर को यहां परेशान भी किया है। टुकड़ी यहां पर कुछ एक मेवाड़ी वीरों की जाती है और आक्रमण करके लौट आती है। तो यहाँ पर बाबर लिखता है काफिर बार बार यहाँ पर आक्रमण करते हैं और दहशत में रखते हैं। बाबर अब भी दहशत में है राणा सांगा। और कुछ हमारे इतिहासकार जो उस समय के थे वो लिखते हैं कि यहाँ पर बाबर राणा सांगा के साथ संधि करना चाहता है। इसी संधि का उसने सहारा लेकर यहाँ राणा सांगा को विष दे दिया। कैसे? बाबर यहाँ पर अब राणा सांगा पर आक्रमण नहीं कर सकता, जबकि राणा सांगा छाती पर बैठे हैं। बाबर अब आक्रमण करने जा रहा है राजा मेदिनी राय पर, जो कि सहयोगी थे राणा सांगा के साथ लड़े थे खानवा के मैदान। तो मेदिनी राय पर जा रहा है। जब राणा सांगा ने ये सुना कि मेदिनी राय पर आक्रमण करने जा रहा है तो यहाँ राणा सांगा ने तत्पर हो गए अपनी सेना को लेकर के हम बाबर पर आक्रमण करेंगे। अब देखो, राणा सांगा निर्णायक नहीं हारे, राणा सांगा अब भी तत्पर है बाबर से लड़ने के लिए, बाबर पर आक्रमण करने के लिए। तब यहाँ पर 2 मान्यताएं कि उन्हीं के किन्हीं सामंत ने यहाँ पर जहर देकर विष देकर मरवा दिया। लेकिन अगर आप इसकी थोड़े से डीप में जाओगे, थोड़े से अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बाबर यहाँ पर संधि की भी बात कर रहा है राणा सांगा से, और इसी संधि के चक्कर में उसने विष दिलवा दिया। और किससे दिलवाया? खुद तो देगा नहीं। तो यहाँ पर जो राणा सांगा के सामंत थे, ऐसा नहीं कि सभी सामंत बड़े प्रेम करते थे राणा सांगा से। एक सलहदी तंवर जो कि बीच युद्ध में अपना पलड़ा बदल गया, बीच युद्ध में अलग हो गया। 30-35 हजार सैनिक थे सलहदी तंवर के पास, वहां बदलकर बाबर के साथ चला गया। जो नागौर का खानजादा था वो बदल के वहां पर चला गया। तो ये तो 2 नाम है जो सामने आ गए। और भी कुछ एक सामंत हो सकते हैं जो राणा सांगा के साथ रहे हों और लेकिन बाबर से मिले हुए हों। इस पर और रिसर्च की जरूरत है, इस पर और ज़्यादा खोजबीन की जरूरत है। लेकिन जो भी हो, राणा सांगा निर्णायक युद्ध नहीं हारे थे, उनकी विष देकर हत्या कर दी गई काल्पी में। अगर विष न दिया जाता राणा सांगा को तो शायद इतिहास कुछ और होता। लेकिन जैसा भी विधाता को मंजूर, यहाँ पर राणा सांगा की हत्या कर दी जाती है विष देकर, वहाँ पर बाबर मेदिनी राय पर आक्रमण कर देता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था? तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राणा सांगा बाबर को क्यों बुलाएंगे? वो भी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, जिस दिल्ली को राणा सांगा 2 बार परास्त कर चुके हैं, 2 बार इसको धूल में मिला चुके हैं इब्राहिम लोदी को। तो उसके लिए एक विदेशी से सहायता लेंगे। बल्कि जब आप पुरोहित जो थे मेवाड़ के, जो कि दैनंदिनी लिखते थे मेवाड़ के राजाओं की, वहां पर अगर पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि यहाँ पर बाबर उल्टी सहायता मांग रहा है राणा सांगा से दिल्ली के लिए। मैं आऊं तो आप ऐसा करना कि आप केवल मुझे सहायता कर देना, क्योंकि अनजान देश है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो आप आगरा को ले लेना, मैं दिल्ली को ले लूंगा। और यहाँ पर फिर वो पुरोहित की डायरी मिलता है कि राणा सांगा हामी भर देते हैं। पर बाद में जब सामंत विरोध करते हैं तो राणा सांगा यहाँ से पलट जाते हैं, बोले ठीक है अब नहीं सहायता करेंगे, क्योंकि सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा, ये लिखा हुआ है। तो वास्तव में बाबर को किसने बुलाया था? बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने, और पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खां लोदी। इन दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाया था। गुजरात का मुजफ्फर साहब ही पत्र भेज रहा था कि आ जाओ हम आपके साथ लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेनली बुलाया था वो इब्राहिम लोदी के चाचा ने बुलाया था कि दिल्ली पर आप आक्रमण करो और ऐसे ऐसे दिल्ली को लूट लो। तो यहाँ पर बाबर को राणा सांगा ने नहीं बुलाया। और ये सब तथ्य आप गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का इतिहास बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बाबर इस युद्ध को जीत गया। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, अगर राणा सांगा इस युद्ध को जीत जाते बाबर से तो भी क्या फर्क पड़ता? आज बाबर आया था, कल कोई डाबर आता,
कल कोई और विधर्मी आक्रमण करने के लिए आता, कल कोई और राजा हमारा ये युद्ध हारता। तो ये चल ही रहा था। बाबर से पहले 800-900 साल हो चुकी हैं भारत पर आक्रमण करते 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 इन विधर्मियों को। अगर शकों को देखा जाए तो पूरी 1500 साल हो चुकी है। तो बाहरी आक्रमण तो किसी भी देश पर, किसी भी राज्य पर होता ही रहेगा। संस्कृति धर्म उसका अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारे राजा थे वो बहुत सारी चूक कर रहे थे। तो उनकी जो आपसी फूट थी वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी का कारण थी। वे आपस में एक नहीं थे। तो यहां तक मैंने बात की राणा सांगा और खानवा के युद्ध की। बहुत सारी और भी बारीकियां हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रयत्न करता हूं जो तथ्य वास्तव में जानने योग्य है वो आपको मैं जना सकूं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे चित्तौड़ के दूसरे जौहर की, जिसमें राणा सांगा की पत्नी कर्णावती जौहर करती हैं 13,000 वीरांगनाओं के साथ, और राणा सांगा की मां ने जिसको पाला था वही इस जौहर का कारण बनता है। तो अगली वीडियो जरूर देखें। यहां तक अगर आपने इस वीडियो को सुना है, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।